अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने रद्द अमल किया तो शेख हसीना ने आगे से थ्रेट लगाई, ये कह दिया कि जनाब अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहा है। तो उस पर अमेरिका की कांग्रेस में और सेनेट के अंदर बड़ा दबाव था कि बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए जाएं, और अमेरिकी हुकूमत बड़ी सीरियसली बांग्लादेश पे सैंक्शंस पे गौर कर रही थी। जहन में रखिए कि बांग्लादेश की चूंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, तो अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है जो बांग्लादेश से मर्चेंडाइज को खरीदते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान ने अमेरिका के ऊपर दबाव डाला कि नहीं, आप बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो आयद ना करें। लेकिन पहले ये देख लें कि इस वक्त बांग्लादेश में हो क्या रहा है। पिछले 3 दिनों में वॉशिंगटन पोस्ट ने कम से कम 2 बहुत ही बड़ी बड़ी स्टोरीज जो है वो बांग्लादेश के हवाले से निकाली है। 3 दिन पहले उनकी एक स्टोरी छपी जिसमें उन्होंने कहा कि स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं कि हमने कुछ अचीवमेंट तो ज़रूर कर ली, शेख हसीना दौड़ तो ज़रूर गई हैं, लेकिन उन्हें ख़तरा यह है कि जो ओल्ड गार्ड है वो बांग्लादेश में वापस आ जाएगा एक इलेक्शंस के नतीजे में। ओल्ड गार्ड से उनका मतलब है कि या अवामी लीग की हुकूमत आ जाएगी या यहाँ पर खालिदा जिया जो है उनकी हुकूमत बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP की हुकूमत जो है वापस आ जाएगी। और स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बांग्लादेश की जो जनरेशन Z है वो ताकत के ऐवानों से बिल्कुल बाहर है, और स्टूडेंट्स इस वक्त बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने दबाव डाल के बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को, वहाँ के 5 सुप्रीम कोर्ट के और जज साहिबान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। सेंट्रल बैंक के गवर्नर को उन्होंने इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। जो फॉर्मर पुलिस चीफ थे जिनके होते हुए स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई, उनको उन्होंने चलता किया। तो इस हद तक तो स्टूडेंट्स बड़े कामयाब नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा वो सड़कों की सफाई कर रहे हैं, जो ग्राफिटी है बहुत ज़्यादा बांग्लादेश में लिखी हुई, कुछ को मिटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जिसकी मैं तस्वीरें आपसे शेयर कर सकता हूँ। कुछ नई बहुत खूबसूरत ग्राफिटी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें लोगों को याद करवा रहे हैं कि मौलाना भाषानी जो हैं वो सेक्युलरिज्म के लिए खड़े होते थे। वो कहते थे कि अगर आप मजहब को सियासत के अंदर लेकर आएंगे तो पूरा जो माशरे का निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाएगा। लेकिन ये स्टूडेंट लीडर्स जो हैं उन्होंने अब गुज़िश्ता 24 घंटे में ये भी उन्होंने दावा किया है कि स्टूडेंट्स सीरियसली सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी एक जनरेशन Z की पॉलिटिकल जमात जो है वो बनानी होगी। आप सोच रहे होंगे कि जनरेशन Z क्या है, जनरेशन Z क्या है। जनरेशन Z वो लोग हैं जो 1995 के बाद पैदा हुए हैं, जिनकी उम्रें इस वक्त, जो 1995 में पैदा हुए हैं उनकी उम्र जो है वो 30 बरस नहीं हुई। तो वो जनरेशन जिसकी उम्र जो है वो 20 बरस से ज़्यादा और 30 बरस से कम है, वो जनरेशन Z है। और बांग्लादेश की जो मौजूदा मोहम्मद यूनुस साहब की हुकूमत है, जो फॉर्मर बैंकर हैं, वो बड़ी सिंपैथी रखती है इस चीज़ से, अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट, की जनरेशन Z जो है वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में उसे कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिली। अच्छा, अब ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप देखते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरीज में आपको एक अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का, यहाँ आपको एक डीप स्टेट का एंगल है, बिकॉज जिस तरह से एनोनिमस सोर्सेज ने ये इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज की है और हिंदुस्तान को इन्होंने नंगा कर दिया है और एक्सपोज कर दिया है, ये डीप स्टेट और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के सिग्नल के बगैर हो नहीं सकता। तो आपको लग ही रहा है कि अमेरिकन जो डीप स्टेट या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है वो बांग्लादेश की जनरेशन Z जो है उसके साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, और एक तरह से इस चीज़ की तलाफी करने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर हसीना की हुकूमत ने जो बहुत उसको मतलब उन्होंने जब जुल्म किया और इंसानी हकूक़ को पामाल किया, तो उस वक्त अमेरिका जो है वो खामोश रहा। हिंदुस्तान में भी, अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट, हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी अब ये एडमिट करना शुरू कर दिया है कि गुज़िश्ता 10 बरस में जब शेख हसीना मनमानी कर रही थी, डिक्टेटरशिप थी, तो हिंदुस्तान ने टोटली उनके ऊपर रिलाई किया। ये मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग्स में कहा था कि हिंदुस्तान इसको रिग्रेट करेगा। हिंदुस्तान अब रिग्रेट कर रहा है कि उन्होंने शेख हसीना का रास्ता जो है वो किसी भी स्टेज के ऊपर नहीं रोका। लेकिन जो आज की स्टोरी है वो ये कहती है कि 2023 में और 2024 के अंदर हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मसलसल बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर देती रही कि बांग्लादेश हमारा स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, और जो हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान में 2+2 का स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है, जिसमें एक तरफ से हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, दूसरी तरफ से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। जब नवंबर 2023 में उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जिसमें हिंदुस्तान में जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह साहब थे, दूसरी तरफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन थे, उनके साथ ऑस्टिन लॉयड उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे। तो वहाँ पर हिंदुस्तान ने ऑफिशियली तौर पर यह कहा कि बांग्लादेश में हसीना हुकूमत जो है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न रखती है और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव जो है ना बढ़ाएं। फिर यही मैसेज ऑफिशियली तौर पे उस वक्त भी कन्वे किया गया जब हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने वाशिंगटन को विजिट किया, और वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा। बेसिक सब्सटेंस क्या था? बेसिक सब्सटेंस ये था कि हिंदुस्तान अगर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो फिर हिंदुस्तान के जो रीजनल स्ट्रेटेजिक कंसर्न है वो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्लैकमेलिंग लाइन है,
اور یہ کہ اگر بنگلہ دیش میں حسینہ کی حکومت کو ہٹایا گیا تو جماعت اسلامی اور بی این پی جو ہے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کا جو کمبینیشن ہے، یہ بنگلہ دیش کو ایک اسلامک سٹیٹ اور معاشرے کی طرف لے جائے گا، اور بنگلہ دیش ہندوستان کے بارڈرز کے اوپر ایک افغانستان کی شکل اختیار کر لے گا۔ میں نے پچھلے ویلاگز میں بھی آپ کو اس پالیٹکس کی طرف بہت میں نے اس کا اشارہ دیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ کروشل کوسچن جو ہے وہ آپ سب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ کروشل کوسچن یہ ہے کہ اگر ہندوستان اپنے اسٹریٹجک 2+2 ڈائلاگ کے اندر باقاعدہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بنگلہ دیش کے حوالے سے دباؤ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت ہمارا اسٹریٹجک کنسرن ہے اور آپ کو اس کا ریسپیکٹ کرنا پڑے گا، تو آپ یہ سوچیں کہ پھر ہندوستان نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو یا بائیڈن ٹیم کو کیا کچھ کہا ہوگا، کیا کچھ بتایا ہوگا، کیا کچھ بریف کیا ہوگا۔ یہ جو پل دو پل کا شاعر ہے ناچیز، اس نے مارچ 2022 میں آپ کو یہ بتانا شروع کیا تھا اپنے ویلاگز میں کہ رجیم چینج آپریشن جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے اس خطے کے ساؤتھ ایشیا کے انڈیا، پاکستان، چائنا کے ریجنل ڈائنامکس ہیں، اس کے پیچھے کوئی اسرائیل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی رشیا تھا۔ اور ڈونلڈ لو کی بھی ساری اہمیت یہ تھی کہ ڈونلڈ لو کو پتہ تھا کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن ہو رہا ہے۔ اس نے ہف اینڈ پف میں اپنا یوکرین کا غصہ نکالتے ہوئے پاکستان کے ایمبیسڈر کو یہ کہا تھا کہ چونکہ اب یہ حکومت جا رہی ہے، جب حکومت چلی جائے گی تو ہمارے تعلقات پھر بہتر ہو سکیں گے، اگر یہ نہیں جائے گی تو ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ ڈونلڈ لو کو پتہ تھا کہ حکومت جا رہی ہے کلیئرلی، حکومت جانے کا پروسیس جو ہے وہ 2021 سے شروع ہو چکا تھا، جس کا تعلق ہندوستان، پاکستان، چائنا کے ڈائنامکس کے ساتھ تھا۔ اور یہ بنگلہ دیش میں جس طرح سے واشنگٹن پوسٹ نے ایکسپوز کیا ہے ہندوستان کی اسٹریٹجک تھرسٹ، ہندوستان کے اسٹریٹجک انٹینشنز اور اسٹریٹجک ڈیزائن کو، اب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ 2020-21 کے بعد جنرل باجوہ کی کنسنسس سے ہندوستان پاکستان کے اوپر بھی ایک بنگلہ دیش کی طرح کا اسٹریٹجک ماڈل پلیس کرنا چاہتا تھا ود دی ہیلپ آف دا ویسٹرن ایلائز۔ اس کے حوالے سے پہلے بھی بہت بات ہو چکی، مزید بات کروں گا ابھی۔